हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें अध्ययन करना है कक्षा 12 के हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि एक राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों के सम्मिश्रण से निर्मित हो सकता है और वह 3 तत्व हैं भूमि, जन और संस्कृति। यह राष्ट्र के स्वरूप का पहला भाग है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, इसमें हम केवल भूमि के विषय में अध्ययन करेंगे और दूसरे तथा तीसरे भाग में जन और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के कहने का अर्थ यह है कि भूमि अर्थात पृथ्वी, जन अर्थात लोग और वहाँ की संस्कृति, जब इन तीनों का सम्मिलन होता है तब एक राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लेखक के कहने का आशय यह है कि जब भूमि, जन और संस्कृति का सम्मिलन होगा तब जाकर कहीं एक राष्ट्र का निर्माण होगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। अब लेखक कहता है कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और वह अनंत काल से अस्तित्व में है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि जो है अर्थात भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब लेखक कह रहा है कि मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप विकृत न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य भी है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। लेखक कहता है कि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है और जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती है वह आधारविहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अब लेखक कह रहा है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना ही अधिक सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है और राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब लेखक कह रहे हैं कि प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। अग्रवाल जी कहते हैं कि हमें राष्ट्र के प्रति
हमारी कुछ कर्तव्य होती हैं और उस कर्तव्य के प्रति हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और हमें सैकड़ों हजारों प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अब लेखक कह रहा है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, चाहे वह छोटी हो या चाहे वह बड़ी हो, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए और उससे संबंधित प्रश्नों को जानना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है और पृथ्वी के प्रति हमें जागरणशील रहना चाहिए और हमें बहुत ही आनंदतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। गांवों और नगरों में सड़कों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है और हमें अपने राष्ट्र के, अपने भूमि के प्रति सारी जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहिए और उसके विषय में गांवों और नगरों से हमें अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। अब यहाँ पर लेखक उस मेघ जलों के बारे में बताता है कि जो मेघ जल अर्थात मेघ अर्थात बादल और जल अर्थात पानी। तो लेखक कह रहा है कि जो मेघ जल हैं, जो प्रतिवर्ष आकर समय समय पर अमृत तुल्य जल बरसाकर इस पृथ्वी को सींचते हैं, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृण, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है और उन मेघ जलों से सिंचित जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में, उन वनस्पतियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और यह हमारा कर्तव्य होता है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमें हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजियाला दिखाई देगा। और लेखक आगे कहता है कि इस प्रकार जब चारों ओर से हमें ज्ञान मिलेंगे तो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान के कपाट खुलेंगे और तब हम जो सैकड़ों वर्षों से शून्य अंधकार में जी रहे थे, उस अंधकार भरे जीवन में एक नया उजियाला आएगा, एक नया दीप जलेगा। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपने पृथ्वी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, तब हमारे जो सैकड़ों वर्षों से जो हमारे अंदर का अंधकार है, वह अंधकार मिट जाएगा और एक नया उजियाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। अग्रवाल जी कहते हैं कि हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में अमूल्यवान खजाना भरा हुआ है और यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है और अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही धरती का नाम वसुंधरा कहा जाता है। और इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि इस तथ्य से हमारे राष्ट्रीय भावना से जोड़ा जाता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है।
लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। अब लेखक कह रहा है कि हजारों लाखों वर्षों से, जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रहती हैं। और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असीम अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की देह को सजाया है। लेखक कह रहा है कि जो हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियाँ दिन रात बहती रहती हैं, इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है और धरती के विस्तृत वक्ष स्थल पर बहने वाली इन नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया है, संवारा है और इसे उपजाऊ बनाया है। हमारे भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खंड पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। लेखक कह रहा है कि हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण करना परम आवश्यक है। और जब इस पृथ्वी की गोद में से जब कोई पत्थर निकलता है, तब उसे जो कुशल शिल्पकार होते हैं उससे सजाते संवारते हैं, अर्थात उसको एक नया रूप रंग देते हैं और वह मनुष्य जाति को सौंदर्य प्रदान करने में सहायक होता है, अर्थात सौंदर्य का प्रसाधन बन जाता है। और नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों से प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं और उन चिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि हमारे जो नदियाँ हैं उससे बहुत सारे नग और बहुत सारे पत्थर प्रवाहित होकर दिखाई पड़ते हैं और वह सूर्य के धूप से चमकते हैं, चिलकते हैं, अर्थात चमकते रहते हैं। और उन चमकीली वस्तुओं को लेकर कारीगर क्या करता है, कारीगर उसे सजाता है और सजाकर उसे और भी सुंदर बना देता है। अर्थात जब वह उसे घिसता है, पीटता है, तो उससे एक नई सुंदरता फूट पड़ती है और वह वस्तु अनमोल हो जाती है। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अग्रवाल जी यहाँ पर कहते हैं कि देश में जो नर नारी हैं वह इन पत्थरों से अपने रूप सौंदर्य का प्रसाधन बना लेते हैं, अर्थात इन पत्थरों को अपने रूप सौंदर्य का प्रसाधन बना लेते हैं और यह मनुष्य जाति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, अर्थात वह मनुष्य जीवन में सदा से ही बहुत बड़ा भाग लिया है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अतएव जो भूगोलवेत्ता जो होते हैं वह धरती के रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, जिससे वे धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने की खोज कर सकें और इनके बारे में हमें जानना भी बहुत आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं,
उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए। इस पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों एवं खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपे हुए अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने में अति आवश्यक है। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसके भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा भी प्रयत्न होना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अब लेखक कह रहा है कि नवयुवकों में राष्ट्रीयता की चेतना और नक्षत्रों, गैसों एवं समुद्र में स्थित जलचरों और खनिजों के बारे में जब तक जिज्ञासा नहीं विकसित होगी तब तक इस राष्ट्र के वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। जब तक राष्ट्र के नवयुवकों में जिज्ञासा और जागरूकता नहीं होती है तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है और यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। अग्रवाल जी कहते हैं कि किसी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने के लिए यह सबसे ज़रूरी बात है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को एक साथ मिलाकर काम करना चाहिए। विज्ञान का विकास इस रूप में हो कि वह उद्यम अर्थात श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात न करे, बल्कि उसके कार्य की कुशलता में गुणात्मक वृद्धि करे और यह कार्य किसी दबाव में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सबकी सहमति, इच्छा और प्रसन्नता से होना चाहिए और उत्साह, अथक परिश्रम का भी इसमें समावेश होना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। और लेखक आगे कहता है कि यहाँ एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें राष्ट्र के नीतियों के निर्धारण और क्रिया विन्यास के लिए अर्थात क्रिया विनिमय में सभी लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। यदि एक भी हाथ बिना काम किए अर्थात बिना रोजगार के रहा तो हमारा राष्ट्र की समग्र समृद्धि उद्देश्य पूरी नहीं हो पाएगा और वह एक खाली हाथ ही राष्ट्र के सौंदर्य में कलंक के समान प्रतीत होगा। तभी भूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। और लेखक के कहने का आशय यह है कि अपनी मातृभूमि की समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि, उनके रूप सौंदर्य को चरम तक पहुंचाने के लिए विज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा कि उससे हर एक का हाथ रोजगार रहे अर्थात हर एक हाथ को रोजगार मिले। दोस्तों, इस प्रकार राष्ट्र का स्वरूप का पहला भाग समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने भूमि के विषय में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी सुझाव लें कि वे अपने भूमि के विषय में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।